जी सर ये मतलब आपने 6th क्लास के शुरुआत में SST क्लास इसीलिए किया। चलिए आज हम लोग जो चैप्टर करेंगे वो चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, राइट। कि सबसे सिंपल चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आप लोग इको की बुक लाए हैं तो निकाल लें, नहीं लाए हैं तो कोई बात नहीं। हाँ जी, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखें जब आपसे बोला है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। नहीं जाएगा। अरे क्यों नहीं जाएगा, अपना ना जाएगा तो किसका जाएगा। यस, लेट मी स्टार्ट। अभी लिखा ही क्या है? सबसे पहली चीज, ये हमारा इकोनॉमिक्स का लास्ट लेसन है। बच्चे आए ना बच्चे क्या चीज? ऑनलाइन हाँ, ये देखो, ये देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ। बच्चे याद नहीं आ सकते थे, याद नहीं आ सकते थे। तो आपसे कहा सबसे पहली बात है मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमी को मर्ज करते हैं वर्ल्ड के साथ या कनेक्ट करते हैं। मींस कनेक्ट द वन कंट्रीज इकोनॉमी with the world। अब एक कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कौन करेगा? कौन रोल प्ले करता है एक कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए? सरकार नहीं, मल्टीनेशनल कंपनीज। लाइन 53 हो गया, तो आप कितने बजे तक पढ़ाओगे? मैं उस हिसाब से लिंक डालता हूँ। एक सेकंड। They all only research in America. They only do research in America. Rest of them production work perform या production activity perform in Asia और Latin American countries। जो पुअर कंट्रीज है वहां पे करते हैं, ठीक, क्योंकि वहां पर कॉस्ट बहुत ज्यादा है अमेरिका में। जो जीन्स हिंदुस्तान में 600 में बन जाएगी, अमेरिका में उस जीन्स को बनाने के लिए $200 लगेंगे। $200 का मतलब हो गया, 70 से भी करते हैं तो वी फाइंड आउट दैट द कॉस्ट विल बी 14,000 रुपीज। और जो आदमी 14,000 लगाएगा तो क्या वो 14,000 से कम पे सेल करेगा? तो ही नीड टू बी मोर मनी ना। सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट परफॉर्मिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं, अमेरिका के अंदर यदि आप एक 4th क्लास भी हायर करोगे, 4th क्लास से मतलब है एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ आपको पानी पिलाएगा या फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पर लेके जाएगा, उसको भी मिनिमम सैलरी मिलेगी $3,000 पर मंथ, यानी कि एनुअली $36,000। ठीक है, 3,000 का मतलब क्या हो गया? 2,10,000
सिंपल सा है, 7-21, 2,10,000 की उसकी मंथली सैलरी होगी। और इंडिया या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर हायर पोस्ट जो होगा उसको इतनी सैलरी मिलेगी। यहाँ कितने लोग हैं जिनके पेरेंट्स की सैलरी 2 लाख है? मैंने पेरेंट्स की बात की, वो उसके अपने एफर्ट्स हैं, पर लेकिन जितने एफर्ट इंडिया में करके 2 लाख कमा रहा है ना, अमेरिका में करता है तो $2 लाख कमाता है। ठीक है, तो मीन्स वहां पर जिसके लिए 4th क्लास के लिए पे कर रहे हैं, इतनी में उनको एक अच्छा मैनेजर मिल जाएगा, यानी कि एक मैनेजर क्लास का एम्प्लॉय मिल जाएगा। तो दैट्स व्हाई दे परफॉर्म देयर प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन डेवलपिंग कंट्री इंस्टेंट ऑफ देयर ओन कंट्री। एप्पल का कोई भी फोन खा लीजिए, आप देखेंगे ऑल द फोन्स आर मेड इन चाइना। उसमें लिखा होता है डिजाइन एंड रिसर्च इन अमेरिका, कैलिफोर्निया आएगा, और वहां लिखा होगा मेड इन चाइना। और अमेरिका में असेंबल करते हैं, वो पार्ट लेकर आते हैं, एक छोटी सी फैक्ट्री लगाते हैं इतने बड़े कमरे की, उसमें वो असेंबल कर रहे होते हैं, उसके पास मशीन लगी होती है, 4 एम्प्लॉय रखे होते हैं। ठीक है, ओके, दे अर्न द बोर्ड। कॉल सेंटर्स के लिए इंडिया क्यों यूज करते हैं? प्रोडक्शन होता है, असेंबल नहीं होता। एक मिनट, वो मैंने पहले कहा कंट्री की पॉलिसी में डिपेंड करता है। बहुत सी कंट्री के अंदर जो आप पार्ट्स मंगाते हो चीप पड़ते हैं और प्रोडक्ट का कॉस्ट ज्यादा होता है, तो वो लोग उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे कि हाँ बोलो। जैसे आपने कहा कि जो है कंट्री वाइज जो है प्राइस अलग-अलग होते हैं टैक्स के बेसिस पर। हाँ, एजुकेशन होती है वो भी अलग होती है, यानी इंडिया में स्टूडेंट पढ़ जाते हैं तो प्रॉफिट होता है उससे एक एजुकेशन। हाँ, उसका प्रॉफिट उनको होता है। उसका प्रॉफिट क्या है कि हमारे यहाँ पर आफ्टर ग्रेजुएशन हमें, यदि मान लो हम मुझे ग्रेजुएशन करनी है तो आई हैव टू स्पेंड 3 इयर्स। या मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो मेरे को एक टाइम लगेगा ही लगेगा, या मेरे को एमए करना है तो मेरे को 2 साल लगेंगे। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर पर्सन क्या करेगा, पर्सन अपने अकॉर्डिंग करता है कि मान लीजिए उसके पास में यदि रिसोर्सेज है, वो चाहता है कि भाई इतना इंटेलिजेंट है कि वो क्या करे, 1 साल में अपने 12 सब्जेक्ट पूरे कर सकता है, तो उसे कोई नहीं रोकेगा। ओके, गो एंड गिव द एग्जाम। फेल होगे तो आपके चांस है ना, बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं इंजीनियरिंग का, अगर इंडिया में पर ईयर का होता है 4 लाख, तो क्या कहता है अमेरिका में उसकी कॉस्ट कितनी होगी, मतलब दोबारा बोल देगा। इंडिया में इंजीनियरिंग की मतलब ईयर कॉस्ट है 1 लाख, वो मतलब सॉरी गलत कह रहे हो। इंडियन गवर्नमेंट एक इंजीनियर के ऊपर 31 लाख रुपए खर्च करती है, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। आपको लग रहा है कि आप 1 लाख रुपए दे रहे हो, तो बाकी जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी मिलती है, यानी कि उसके पैसे गवर्नमेंट पे कर रही होती है। बिल्कुल, और आपने देखा होगा जब भी तो उनकी तो कॉस्ट और बढ़ जाएगी। और यही तो कॉज है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो इंडियंस को हायर करने के लिए आती हैं, जो आईआईटी या इन जगह पढ़ रहे होते हैं। ये आपने देखा ना कि कोई आ गई, एक इंजीनियर को हायर कर लिया, आईआईटी में आई। अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसके बेटे का आईआईटी केमिकल्स में हो गया, और वो श्योर है कि उसका बेटे की लाइफ बन गई। आपको कभी स्टडी करके देखना, आप नोटिस करोगे इंडिया में जितने भी टॉपर्स होते हैं, मतलब जो सीबीएसई टॉपर्स हैं ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। हमारे कितने स्टेट्स हैं? यूटी है 38 36 सॉरी 28 प्लस 35। हम कहते हैं यदि उसमें से हर साल 2 लोग भी लेते 70, ये 70 के 70 लोग 90% इसमें से यूरोप या अमेरिका चले जाते हैं, बिकॉज दे गेट अ मोर इनकम। नहीं सर, जैसे मतलब जो अभी जेईई का एग्जाम हुआ था एडवांस वाला, तो जो फर्स्ट रैंक किसकी आई तो वो कहता है एमआईटी आएगा, तो एमआईटी में क्या बदल रहा है? देखो उसे कोई भी कंपनी स्कॉलरशिप, अब जब मान तो उसने चुना, जो भी चुना तो कहेगा यार उसका नाम बनेगा ना इंस्टीट्यूट का,
तो उसको, तो वो तो जीनियस है, उसको तो कोई भी पढ़ेगा ना, वो एक लोकल कॉलेज में पढ़ेगा तो भी वो सक्सेस है बेटा। बट लेकिन एक कंपनी, उसने क्या खर्च किया एक इंजीनियर बनाने के लिए? यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग इन अ पायनियर, व्हाट द पायनियर इन्वेस्टेड इन मी? क्या उसने मेरे एजुकेशन पे खर्च किया? मेरे को जो सैलरी दे रही है वो मेरे वर्क से ज्यादा है? नहीं। यदि मैं, कभी भी ध्यान रखना, जॉब कर रहे हो, यदि आप अपनी वैल्यू से ज्यादा नहीं दोगे तो कंपनी आपको निकाल के बाहर करेगी। तो यानी कि कंपनी को, देश को तो लॉस हो गया ना, यदि एक इंजीनियर बाहर चला गया तो क्या उसको लॉस होगा? पर ये कंपनीज क्या करती हैं, उनको लेती है, कहते हैं आज 1 करोड़ का है तो मेरे को ये 4 करोड़ कमा के देगा, और वो उनके हिसाब से बहुत कम वैल्यू होती है। चलिए, उसके बाद में आपसे कहा कि एक वर्ड आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, एसेट्स को बाय करना। इट मीन्स व्हेन वी इन्वेस्ट, मीनिंग ऑफ purchase of assets for earning purpose। यदि मान लीजिए आपने घर को अपने यूज के लिए खरीदा तो वो इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा। क्या होता है, आपने एक प्रॉपर्टी को परचेज किया, आप उसको रखेंगे और एक टाइम पर जब उसके प्राइस रेज होंगे तो आप क्या कर दोगे, उसको सेल कर दोगे। इसी प्रकार से एक बिजनेस हाउस जो है, सपोज कीजिए अ बिजनेस हाउस परचेज अ पीस ऑफ लैंड टू बिल्ड अ फैक्ट्री, तो ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि फैक्ट्री क्या करेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, उसकी इनकम को क्या करेगी, बढ़ाएगी, है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कोई फॉरेन कंपनी में क्या कहते हैं? हाँ, व्हेन assets purchased by a multinational company, it is called, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फिर से आते हैं, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन? उसमें 2 चीजें आती है, एक आता है लिबरलाइजेशन। ये क्या होता है? लिबरल मीन्स क्या, सुना है वर्ड कभी लिबरल? क्या होता है ये वर्ड लिबरल? सुना है? लिबरल मीन्स खुलापन, ओपननेस या खुलापन। कई बार हम कहते हैं ना, माय पेरेंट्स आर वेरी लिबरल, इट मींस पेरेंट्स, हाँ, कपड़े खोलने वाली बात नहीं है जो हरिओम दिखा रहा है, हरिओम कह रहा है खुलापन, वो नहीं, मींस माइंड खुला हो। वरना बहुत से लोग क्या होते हैं, कंजर्वेटिव्स होते हैं। कंजर्वेटिव्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी सोच, ठीक, एक ऐसी सोच कि जो आदमी को आगे ना बढ़े। लिबरलाइजेशन में जैसे मैंने आपसे कहा कि एक इकोनॉमी के एस्पेक्ट से क्या होगा लिबरलाइजेशन, कि एक होता है कि हम अपने देश के अंदर किसी बाहर के पर्सन को नहीं आने देंगे, ठीक है, कि बाहर की कंपनी को नहीं आने देंगे, हम किसी को बाहर से यहां पर आकर पैसा नहीं लगाने देंगे, तो दैट इज कॉल्ड क्लोजनेस, क्लोज्ड इकोनॉमी। जो शुरू में हम पहले जो 40 साल थे हम उसी में रहे, हमने अपने देश की इकोनॉमी को बंद रखा। हमने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की, LPQ, अभी बताता हूं, LPQ, बाद में इसको चेंज कर दिया LPG से, LPQ रिप्लेस बाय LPG, L फॉर लाइसेंस, P for permit and Q for quota, Q for quota।
यानी कि आपसे, अब नीचे पे आऊंगा, नीचे पे भी आऊंगा, अब आपसे कहा यानी कि 87 से पहले इफ यू वांट्स टू इंपोर्ट एनीथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड यू हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस देना पड़ता, ठीक है। दूसरा, लाइसेंस के साथ साथ परमिशन कि कितनी क्वांटिटी आप दे सकते हो, आप क्यों मंगा रहे हो। यदि मान लीजिए दीपक नगर सर मैं गो टू आउट, तो कॉस्ट पूछा जाएगा ना, क्यों जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कितनी देर में आओगे, पूछता ना कोई। तो अब आपसे क्या परमिशन आ गई। पहले तो आपको कोई भी चीज बनानी है उसके लिए लाइसेंस लेना है, फिर बाहर से कोई मशीन मंगानी है उसकी परमिशन। थर्ड, कोटा यानी कि लिमिट। आज आपने देखा होगा कि अब देखो, पहले आज की डेट में क्या है, आप जहां भी देखोगे वहां पर क्या मिलेगा कि सीमेंट की एजेंसी खुली हुई है, आप नॉर्मल मार्केट में जाइए सीमेंट परचेज कर लीजिए। लेकिन यदि आप 80 में होते तो सीमेंट भी आदमी को एक लिमिट में ही मिलता था। कितना मिलेगा, 10 बोरी, तो 10 ही मिलेगी। 11 चाहिए तो आपको किसी पर्सन को ब्राइब करना पड़ेगा। काम नहीं कर सकते बेटा, उससे मतलब कोई इतना रिसोर्स ही नहीं था, ठीक। इसी प्रकार से बाहर से कोई मशीन मंगानी है तो उस टाइम पे भी क्या था, तो उस टाइम पे भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। यदि आप 80s के पहले की मूवीज देखेंगे या 70s और अर्ली 80s की आप देखेंगे, वहां पे स्मगलिंग किस चीज की होती थी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टीवी, फ्रिज, वॉच, गोल्ड। अब इसकी नहीं होती है क्योंकि अभी ओपन नहीं ला सकते हो आप, परमिशन लो, अपना कुछ टैक्स पे करो और ले। गोल्ड भी ला सकते हैं आप, डिक्लेयर करें ले आए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको टैक्स देना पड़ेगा ना जितना भी नहीं, लेकिन बाहर से आके अपने बेटा। लेकिन सर कुछ कंट्री से तो ला सकते हैं ना, आप दुनिया में कहीं से कुछ भी ला सकते हो पर आपको उसके लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन पहले टैक्स बहुत ज्यादा था। यदि हम पहले की बात करें, यदि शूज की बात करें, यदि नाइकी का शू यदि थाईलैंड के अंदर 3000 रुपए का है, जब इंडिया में पहुंचेगा इस पे आपको टैक्स देना पड़ता था 4000 का। तो यानी कि नॉर्मल शूज भी कितने का हो जाता है। अभी उसमें क्या था कि फिर अब दूसरी चीज, एक मिनट बेटा, आपका घाटा था तो बहुत से लोग गलत टेक्निक लेते थे। उसने कहा चोरी छिपे ले आओ, 3000 का शूज है, लोग इजीली 4000 का ले लेंगे, फिर टैक्स पे नहीं किया तो 1000 का प्रॉफिट आपको हो गया ना। अब जब गवर्नमेंट ने टैक्स ही कम कर दिया था, ठीक है 10% टैक्स देना है, तो उनका तो प्रॉफिट ही खत्म हो गया। अब आदमी डायरेक्ट ला सकता है। एक मूवी है बदमाश कंपनी है, किसकी है, शाहिद कपूर की है शायद, बदमाश कंपनी ऐसी कुछ है, कंपनी करके इसमें नाम है, मैं नाम बता दूंगा, चलो जो भी नाम बता दूंगा। उसके अंदर यही इनिशियली यही होता है, इनिशियली यही होता है। और जब ग्लोबलाइजेशन 90 के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया एलपीजी से, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मींस होता है कि गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमिक्स को रिलैक्स किया, यानी कि जो पहले आपको एक तो पब्लिक सेक्टर के जो एरियाज थे उनको पब्लिक के लिए ओपन करना शुरू कर दिया। सेकंड थिंग, दूसरा जो लाइसेंस थे उनकी प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जिससे कि लोग आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। थर्ड कि चेंज किया, पहले क्या था कि आप एक जैसे मान लीजिए इंडियन कंपनी है, उसमें आप सिर्फ 20% का इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, पर आज वो इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ाकर कितना कर 100% तक भी कर दिया। यानी कि कोई कंपनी पूरा पैसा अपना यहां लगा सकती है, उसके 100% होल्डिंग उसी कंपनी की होगी, तो वो सारी चीजें यहां पर थी। लेकिन बात उठती है कि क्या ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हैं और लॉसेस क्या होते हैं।
सबसे पहला होता है कि यू कैन यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्सेज। यदि मान लीजिए आपके एक मशीन है, उसका प्रोडक्शन 10,000 यूनिट का है, बट इंडिया में डिमांड सिर्फ 4,000 यूनिट की है, तो आप कितने बनाओगे? कैपेसिटी है 10,000 की, लेकिन डिमांड कितनी है? तो आप कितना बनाओगे? 4 ही बनाओगे ना, ज्यादा करोगे 5 बना लोगे 1,000 स्टॉक के लिए, लेकिन फिर भी उसकी आधी कैपेसिटी तो यूज नहीं हुई ना। तब उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो एफिशिएंसी थी मशीन की, वो तो अंडर यूटिलाइज हो गई ना। अब एलपीजी जब आ गया, यानी कि लिबरलाइजेशन आ गया, तो अब आप क्या कर सकते हो? बनाओगे पूरे 10,000, 6,000 और ऐड कर दोगे, और जो बाकी 6,000 हैं वो आप क्या कर दोगे? एक्सपोर्ट कर दोगे, यानी कि आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, यानी कि आप अपने रिसोर्स को बेटर कर सकते हो। दिल्ली में ही यदि आप 80s में होते तो आप देखते शाम को 9 बजे के बाद रोड सुनसान होने लगती। आज रात 12 बजे सुनसान नहीं होती। इतनी बात क्लियर हो गई? श्योर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो हम बात करेंगे कि अब आपसे कहा क्या ग्लोबलाइजेशन अच्छा है, ये तो हो गया, ठीक है, क्या आप प्रॉपर्टी यूटिलाइज कर सकते हो कि आपके पास क्या होगा? न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, कि लोगों की डिमांड बढ़ेगी। अब कोई कंपनी आएगी, फॉर एग्जांपल चाइना की बात करें, चाइना 1970 तक कोई इतनी ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं थी जितनी आज है। उसने भी ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट की, यानी कि उसने भी ग्लोबलाइजेशन के लिए किया, और उसका इम्पैक्ट देख लो आज क्या है। इसका मतलब है कि आज वो कंपनी, आज वो कंट्री वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उसने क्या किया? अपनी मार्केट को खोला, ठीक है, आओ बनाओ और एक्सपोर्ट कर दो, हमें तो टैक्स दे देना। क्या करना? हमें तो टैक्स दे देना। उनको टैक्स मिल रहा है, कंपनी जो कंट्री है वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, क्योंकि एम्प्लॉय कहां से लाओगे? यदि मान लीजिए मैं विकास नगर में कोई फैक्ट्री शुरू करता हूं, क्या मैं उसके लिए अमेरिका से एम्प्लॉय लेकर आऊंगा? हम तेरी बात नहीं कर रहे, ठीक? कहां से लोगे? लोकल्स को ही हायर करोगे ना। आप कुछ ऑफिशियल तो ला सकते हो, 2-4 ऑफिशियल, लेकिन ज्यादातर लोग कहां से आएंगे? दे ऑल कम फ्रॉम इंडिया। तो इनकम किसकी बढ़ेगी? उसके बाद आपकी स्किल बढ़ेगी, आपकी स्किल भी बढ़ेगी, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि यस, इट हेल्प इन अ ग्रोथ ऑफ जीडीपी एज वेल एज द पर्सनल कैपिटल इनकम। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला, एक्सप्लॉयटेशन। कैसे एक्सप्लॉयटेशन? एक्सप्लॉयटेशन कैसे कि देखिए, वो अपनी कंट्री में कितना पे कर रहे हैं? 3,000 एक प्योन के लिए, $3,000, यानी कि 2,10,000। क्या इंडिया में भी वो 2,10,000 दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, वो आपको 21,000 दे रहे होंगे, जो कि जो गवर्नमेंट लॉज है उससे। दूसरी चीज कि दे फोर्स द पीपल टू वर्क एक्स्ट्रा विदाउट एनी कॉस्ट। वो भी उनको कहते हैं कि भाई आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक काम करें, हमारे लिए ज्यादा काम करें, तो वो भी तो एक्सप्लॉयटेशन है। उसके बाद में दे फोर्स द पीपल्स टू फॉलो देयर कॉन्ट्रैक्ट, और वो गवर्नमेंट को भी फोर्स करते हैं बिकॉज दे हैव अ ह्यूज बजट। इन सबको ऑपरेट करने के लिए है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सारी चीजों को ऑपरेट करने का काम करता है। कितनी बात क्लियर? 1995 में बना। इसका काम था कि जो बिजनेस है, वर्ल्ड बिजनेस है, उसको ऑपरेट करना। कहीं ऐसा ना हो जो डेवलप कंट्रीज हैं वो क्या करें? वो डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करें, उनका मिसयूज करें। एक स्ट्रॉन्ग आदमी के सामने वीक आदमी कुछ कर सकता है? वो तो कहेगा ठीक है सर। अब अमेरिका के सामने नेपाल जैसी कंट्री क्या करेगी? जिसे एक उनकी कंपनी परचेज, देश को परचेज कर सकती है,
तो क्या उसके साथ में वो कुछ कर पाएगी? मुकाबला नहीं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि वो इस चीज को देखेगा कहीं कोई कंट्री दूसरी कंट्री को सुपरसीड ना कर रही है, उसको गलत चीजों के लिए फोर्स ना करे। ठीक है, एक सेकंड।